तो लास्ट वाली क्लास में एक तो हमने देखा, अभी हम ये सब किसके अंदर चल रहे हैं, प्लेट विवर्तनी की। ठीक है, ये प्लेट विवर्तनी की ना प्लेट टेक्टोनिक्स है, इसी से सबको देखो सब कुछ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये क्या है, हमने पीछे बार बार ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों का मिला जुला परिणाम है। अब हमने देखा था कि समझ में आ रहा है, पहले तो देखो 3 हमने देखे थे कि अभिसरण वाला हम पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि जब प्लेटें आपस में टकराएंगी तो हमने देखा कि एक तो अभिसारी होंगे, ठीक है, और एक अपसारी वाली स्थिति बनी कैसे जाने वाली, एक हमने संरक्षी वाली देखेगी। ठीक, तो उसमें तो पहली स्थिति पढ़ रहे थे अभिसारी वाली कि जब तो आपस में सामने सामने, तो पहली स्थिति में भी हमने देखे थे कि 3 स्थिति बन रही थी। एक दो प्लेटें कौन सी होंगी, एक महाद्वीप वाली होंगी, एक महासागर वाली को एक महाद्वीप होगी, और एक दोनों होंगी महासागरीय, दोनों महाद्वीपीय, और तीसरी स्थिति क्या होगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो हम पहली स्थिति देख चुके थे, इसमें देखा था हमने महाद्वीप वाली देखी थी प्लेट, एक महासागर वाली प्लेट देखी थी। अब हम दूसरी स्थिति देख रहे हैं कि महासागरीय प्लेट का जब अभिसरण होगा, यानी जब दोनों महासागरीय प्लेट आ जाएंगे तब क्या होगा। तब देखो इस वाले अभिसरण में हम देखेंगे अगर, तो इसमें क्या है, देखो जब महासागर वाली प्लेट आएंगी, हमने उसमें देखा था कि महाद्वीप वाली प्लेट होगी, ये महाद्वीप वाली प्लेट हमने ए बोला था इसको अगर मान लो, और ये महासागरीय वाली प्लेट होगी बी बोला। तो हमने देखा ये सीमा की बनी है, ठीक है, इसमें बेसाल्ट वगैरह अधिक भारी है, और ये क्या सियाल की बनी हुई है। तो हमने देखा था कि जो सीमा वाली प्लेट है उसका क्षेपण हो जा रहा है अधिक घनत्व का, यानी कि महासागरीय प्लेट का क्षेपण हो जा रहा था उसमें। लेकिन जब ये भी महासागर प्लेट हो रही है अब इस वाले कंसेप्ट में, और ये भी महासागर यानी ये भी सीमा की हो जाएगी, तो इसमें क्षेपण किसका होगा, इसमें क्षेपण होगा जिसका अधिक घनत्व होगा। अगर मान लिया दोनों का अधिक घनत्व है तो पुरानी कौन सी है, तो पुरानी का मतलब क्या है कि प्लेट जो महासागरीय वाली प्लेट होगी, अगर ये भी महासागरीय वाली प्लेट है और ये भी महासागरीय वाली प्लेट होगी, तो पुरानी हमने लिखा ना यहाँ पे कि जो अधिक घनत्व वाली पुरानी या अधिक वेग वाली। अगर पहले देख लेंगे दोनों जो सेम है तो इन्हें वेग जिसका वेग होगा वो जल्दी नीचे चली जाएगी, आगे बढ़ती रहेगी, वो रुकी रहेगी। अगर मान लिया वेग भी लगभग समान है, पुरानी देखेंगे पुरानी कौन सी, तो एक आध तो पुरानी होगी, इनमें से दोनों एक संग तो नहीं बनी होगी। तो क्या है कि पुरानी का मतलब क्या है, जो जब ये बीच में कटक होते हैं ना तो उससे लावा ऐसे आता रहेगा, तो पुरानी वाले में लावा ज़्यादा दूर तक फैला होगा, ठीक है, और पुरानी वाली में लावा पहले ठंडा हो चुका होगा, इसमें लावा निकला होगा। ये भी नई प्लेट है महासागर वाली प्लेट, तो इसमें कम ही लावा निकला होगा। तो जो पुरानी प्लेट होगी उस वाली पुरानी महासागरीय प्लेट में लावा ठंडा हो चुका होगा, तो लंबा ठंडा होकर भारी हो गया होगा, तो इसलिए उसका क्षेपण होगा जो पुरानी प्लेट होगी। ठीक है, अगर दोनों का घनत्व समान है लेकिन पुरानी प्लेट होगी तो उसका घनत्व नहीं, वो भारी हो जाएगी, तो भारी का क्षेपण हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पुरानी होगी तो पुरानी का मतलब पुरानी कंसेप्ट में आया कि लावा ठंडा हो चुका होगा यहाँ पे, और नई वाली प्लेट का भी लावा थोड़ा हल्का होगा, फिर वहाँ पे गर्म होगा तो हल्का होगा, और जब ठंडा होकर भारी हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, तो फिर डूबेगा। और अधिक वेग होगी, यानी कि ये कोई कंडीशन नहीं बन जाएगी तो वो डूबेगी। क्षेपण समझ में आया, किसका क्षेपण हो जाएगा, यानी कि जिसका अधिक घनत्व होगा उसका क्षेपण होगा, या फिर पुरानी होगी उसका, या फिर वेग जिसका तेज होगा उसका क्षेपण होगा। क्षेपण मतलब सबडक्शन होगा, नीचे चली जाएगी। अब जब ये नीचे चले जाएंगे तो निम्नलिखित दशाएं कुछ बन रही हैं। दशाएं क्या क्या बनेंगी, यानी क्षेपण क्षेत्र, यानी कि वही हमने देखा सबडक्शन वाला एरिया जो जहाँ से नीचे जा रही है, यानी कि क्षेपण वाला बिंदु बनेगा, गर्त बनेगा, वो क्षेपण क्षेत्र बोला जाता है। क्षेपण क्षेत्र में महासागरीय गर्त का निर्माण होगा, यानी कि यहाँ से हमने क्षेपण बिंदु जो देखा था उसी क्षेपण बिंदु को मतलब यहाँ पे बिंदु दिखा दिया, लेकिन वो बहुत बड़ा एरिया होगा ना, क्योंकि इतने बड़े एरिया में से एक प्लेट होगी पूरी जा रही होगी, तो इतना एरिया पूरा कवर कर रही होगी, जो नीचे जा रही होगी उधर तक बहुत लंबा एरिया होगा, तो उस वाले एरिया को बोला क्या ना, क्षेपण क्षेत्र, यानी क्षेपण बिंदु वाला जो पॉइंट है उसको एरिया बोला। तो उसमें क्या हम पीछे देख चुके थे, महाद्वीप महासागर वाले में, महाद्वीप वाले पे क्या बनता था, बलित पर्वत बनते थे, और महासागर वाले में गर्त बनते थे। अब दोनों महासागर हैं तो इसमें क्या बनेगा, गर्त बनेगा, तो गर्त बनेगा। तो हमने देखा क्षेपण क्षेत्र में महासागरीय गर्त बनेंगे। ठीक, अलग अलग नाम है गर्तों के, बहुत सारे गर्तों के नाम है, मरियाना गर्त है, मलीना गर्त है, फिर हमने पीछे 2 एलिशियन गर्त और वो कौन सा गर्त, पेरुचिली गर्त देख ही लिया था। तो ऐसे गर्त अलग अलग नाम है, तो गर्तों का नाम बना, तो गर्तों का निर्माण होगा। और दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी प्लेट मतलब जो नीचे चली जाएगी प्लेट, एक प्लेट तो ये नहीं वाली, ये भी महासागरीय प्लेट है, ये भी महासागरीय प्लेट है, इसका क्षेपण हो गया। अब जो दूसरी प्लेट है जिसका क्षेपण नहीं हुआ है, उस दूसरी प्लेट पर, ये दूसरी प्लेट कौन सी है, जिसका क्षेपण नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है जिसका, अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिखना है जिसका क्षेपण नहीं हुआ है। तो दूसरी प्लेट पर ज्वालामुखी उद्गारों में द्वीपीय चाप, यानी जिसपे अब द्वीपीय चाप जो बनेंगे, ज्वालामुखी उद्गार होंगे, तो उद्गार नीचे वाली प्लेट में छोड़े जो क्षेपण हो चुकी है उसमें छोड़े ज्वालामुखी, तो उस पर दिखेगी जो प्लेट क्षेपित नहीं हुई है। तो ये समझने वाली बात है कि दूसरी प्लेट पर ज्वालामुखी उद्गारों में द्वीपीय चाप तथा तोरण, यानी फेस्टून्स तोरण को बोलते हैं, तो द्वीपीय चाप तथा तोरण का निर्माण। द्वीपीय चाप तथा तोरण क्या है ये समझ लो एक बार। यहाँ पे देखो ये वाली प्लेट है, इसका क्या हुआ, क्षेपण हुआ। ठीक है, ये सब ऐसे यहाँ नीचे जा रही होगी, तो इसका क्षेपण हुआ,
तो यहाँ से जो वोल्केनो जो लावा उठा जो वोल्केनो बनी होगी, यहाँ पे एक वोल्केनो बनी, यहाँ पे वोल्केनो, ऐसे अलग वोल्केनो बनती चलेगी होगी, यानी लाइन से चली होगी। तो जब वोल्केनो ऐसे बनती है, यानी कि एक जब सीधी श्रृंखला में ऐसे वोल्केनो बन रही है, यानी कि ऐसे करके कि अगर अभी धरती पे ये धरती है तो इस पर ऐसे बनी होंगी, यानी कि प्लेट यहाँ से ऐसे नीचे जा रही होगी, तो यहाँ पे ऐसे बन रही होगी। तो जब सीधी श्रृंखला में जब ज्वालामुखी बन रही है तो उसका क्या बोलेंगे, द्वीपचाप। अगर यही क्या स्थिति, एक तो ऐसी श्रृंखला में बन जाए और ऐसे भी यहाँ भी बन जाए, यानी लावा यहाँ से भी आ जाए, ठीक है, तो ऐसे बन जाए। अगर मैं दूसरा डायग्राम इसको चेंज करना चाहूँ तो द्वीपचाप का हो गया डायग्राम। अब तोरण का डायग्राम बनाना चाहो तो यहीं पे क्या कर लो, एक जगह और ऐसे लावा उठा लो, तो ऐसे करके ज्वालामुखी ऐसे बन गई, यानी बिल्कुल इसके पैरेलल ऐसे बन जाए। तो इस स्थिति को, ऐसी स्थिति बन रही हो कहीं पे जब सेम तो इसको बोलेंगे तोरण बन गया। और जब सिर्फ ऐसी स्थिति बन रही हो, एक ही दिख रही हो उसी में, तो इसको क्या बोलेंगे, द्वीपचाप। समझ में आया? यानी द्वीपचाप और तोरण द्वार भी सुना है, तोरण द्वार होता है वो ऐसे द्वार की तरह बनता है, डबल गेट होते हैं, तो डबल थंब होते हैं ऐसे करके, तो इसको क्या बोलते हैं, तोरण द्वार। ठीक, तो ऐसे करके बन गए, ऐसे श्रृंखला बिल्कुल सीधे पैरेलल बन जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, तोरण बोलेंगे। और अगर एक ही होगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्वीपचाप। ये समझ में आया, क्लियर हो गया? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फेस्टून्स बोलते हैं इसको। अच्छा, फिर क्या है, जो दूसरी प्लेट बनेगा, ज्वालामुखी, भूकंप तथा सुनामीग्रस्त क्षेत्र। अब ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला एरिया होगा, इसमें ज़्यादा ज्वालामुखी तो बन रही है, यहाँ पे द्वीपचाप बन रहा है, तोरण बन रहा है, तो पैरेलल लाइन बनेगी, तो द्वीपचाप ज्वालामुखी है। फिर सुनामी आएगा, क्योंकि महासागर वाली बात है दोनों जगह, तो पानी आगे पीछे होगा यहाँ पर, तो पानी जब ज्वार भाटा जो बनेगा तो सुनामीग्रस्त क्षेत्र भी होगा। भूकंप भी हमने देखे कि जब प्लेट नीचे चली जाएगी, जब बताती वेनी ऑफ जोन बन जाएगा, तो भूकंप भी आएगा, यानी भूकंप भी आएगा, सुनामी भी होगी, ज्वालामुखी भी है। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी, सब कुछ आएगा, यानी कि ये ऐसा क्षेत्र है, सुनामीग्रस्त क्षेत्र होगा, ज्वालामुखीग्रस्त क्षेत्र होगा, भूकंपग्रस्त क्षेत्र होगा। सुनामी क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पानी आसपास है इसलिए। और भूकंप पता ही कि जब बताती वेनी ऑफ जोन बनेगा नीचे, तो भूकंप मूल बनते हैं, तो वो भूकंप आएंगे वहाँ से। ठीक, अब इसी के जब ये स्थिति बन गई, जब लास्ट वाले को उदाहरण देखे थे, लास्ट वाले को उदाहरण क्या देखा था, एक हमने देखा नज़का प्लेट टकरा रही थी, उससे दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से, तब हमने देखा पेरूचिली गर्त बन रहा था और एंडीज वलित पर्वत बना था। और हमने देखा था जब उत्तरी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट टकराई थी, तो कौन सी गर्त बनी थी, एल्यूशियन। और वलित पर्वत कौन सा बना था, रॉकी। ठीक है, नाम भी ध्यान रखना। तो अब इसके उदाहरण देख रहे हैं कि इनमें जब महासागरी प्लेट के कोई उदाहरण देख रहे हैं कि ऐसे कौन से उदाहरण हमारी दुनिया में चल रहे हैं। तो एक उदाहरण क्या है कि प्रशांत महासागरी प्लेट है, यहाँ देखो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट होगी, और जो यूरेशियाई प्लेट है, उस यूरेशियाई प्लेट का महासागरीय वाला भाग, हमने देखा था कि कोई प्लेट ऐसी है जिसमें कहीं किसी में महाद्वीप भी होगा, महासागर भी होगा। तो यूरेशियाई प्लेट ऐसी है, इसमें महाद्वीप महासागर दोनों पोर्शन है। तो यूरेशियाई प्लेट का महासागरीय वाला भाग और प्रशांत महासागरीय प्लेट तो महासागरीय है ही, तो ये महासागर की टक्कर हो रही है इसमें। तो हमने डायग्राम बनाया था, जो वर्ल्ड वाला पूरी प्लेट का डायग्राम बनाया था, उसमें क्या देखा था, हमने देखा था कि जो प्रशांत महासागर राइट साइड से देखा था, प्रशांत महासागरीय प्लेट ऐसे आ रही है, और जो जापान वाला हिस्सा है ये वाला, जो जापान के हमने 3 ऐसे द्वीप बनाए थे, तो ये यूरेशियाई प्लेट, तो जापान पहले नहीं था, तो जापान ऐसे पहले नहीं था, अब ये यूरेशियाई प्लेट है, और ये प्रशांत वाला, ये भी महासागर, इसका भी जो यहाँ पे जो एशियन पड़ा ना, इतना वाला जो सागर वाला हिस्सा है, इसके जब इसकी टकराहट हुई इन दोनों की, ठीक, तब यहाँ पे जापान के द्वीप बने। तो पहले जापान नहीं था, तो क्या महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, इनके भाग का जब अभिसरण हुआ, प्रशांत महासागरीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट का महासागरीय वाला भाग का जब अभिसरण हुआ, तब क्या हुआ, अधिक घनत्व वाली कौन सी प्लेट होगी, प्रशांत वाली। तो प्रशांत वाली अधिक घनत्व वाली, उसका क्षेपण हो गया, यानी वो क्षेपित हो गई, क्षेपण वाले अधिक घनत्व वाली प्रशांत महासागरीय प्लेट क्षेपित हो गई, और यह उसका क्षेपण हो गया। ठीक है, ये सब वर्ड ध्यान रखना, कहाँ क्षेपण यूज़ करेंगे, कहाँ क्षेपित यूज़ करेंगे, बात एक ही, नीचे चले जाना। जिससे क्या हुआ, जापान के द्वीपों का निर्माण हुआ। ठीक, यानी जापान जो द्वीप, जापान आज देख रहे हैं, जापान के आइलैंड, ऐसे ये आइलैंड बने हुए जापान के, ये द्वीप बने, यानी कि ये किससे बने, ज्वालामुखी से। अब जैसे ये देखो, ये द्वीपचाप क्या है, ये ज्वालामुखी के ऊपर बनी, जैसे ज्वालामुखी एक टाइम पर ठंडी पड़ जाएंगी तो ये द्वीप जैसे दिखने लगेंगे, बहुत बड़ा लावा आके इकट्ठा हो जाएगा तो पानी ऊपर निकल आएगा, तो उसे द्वीप बनने लगेंगे, आइलैंड दिखने लगते हैं। तो इसी जो जापान के जो आइलैंड हैं ये तीनों, तो ये कैसे बने, इसी से बने। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से, यानी ज्वालामुखी उड़ी, उद्गार हुआ, तो यहाँ पे ऐसे करके जब प्लेट टकराएगी तो उठे होंगे ऊपर, तो यहाँ पे ठंडे पड़ गए, ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे। तो ये जापान के द्वीपों का निर्माण हुआ, और ये जापान की ये द्वीप हैं, ये मुख्यतः ज्वालामुखी द्वीप ही हैं, यानी कि ऐसा नहीं कोई लैंड पोर्शन अलग से, ये ज्वालामुखी क्रिया से ही बने हैं, तो ज्वालामुखी द्वीप इनको बोलते हैं। ठीक, यद्यपि कुछ भागों में वलित पर्वतों के भी गुण मिले हैं, यानी कहीं पे क्या थोड़ा सा देखा है कि जब ऐसे टकरा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ देखा कि ये आपस में टकरा गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फोल्ड भी होगा हल्का हल्का। तो जहाँ कहीं अगर कुछ ऐसा पार्ट दिख रहा है जो पहले लावा आ चुका था,
वो पहले ठंडा हो चुका तो वो टकरा के तो वो तो जो ठंडा हो चुका वो तो फोल्ड बनेगा, तो यानी जो पहले आ गया होगा वो फोल्डेड हुआ होगा, कुछ ऐसे हो गया होगा। तो कहना कहीं कहीं पे थोड़ा सा बलित पर्वतों के गुण भी देखे गए, लेकिन हम महासागरीय वाला भाग पढ़ा तो महासागरीय भाग में तो गर्ती बनता है या ज्वालामुखी बनेगी, वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मुख्यतः क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ भागों में बलित पर्वतों के गुण भी देखे गए, कहीं कहीं पे कुछ है। ठीक, अब ये क्या है, ये त्रिसंधि स्थल है, ट्रिपल जंक्शन, यानी कि क्या है कि जैसे अमूमन क्या होता है, दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, तो विसरण हो रहा है उनका, उसी से क्या है ज्वालामुखी भूकंप जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। लेकिन जापान वाला एक एरिया ऐसा है कि जापान में हमेशा ज़्यादातर मतलब जापान के लोग रेडी रहते हैं कि भूकंप आना ही ना, उनके घर वालों ने ऐसे पता है कि भूकंप आने से ऐसे डरते नहीं है। हालांकि जब बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत बड़े लॉस हो जाएगा उनका, तो एक बार को उन्हें लगेगा, लेकिन वो इस हर हालत में तैयार रहते हैं कि कब सुनामी आ जाएगी, कभी भूकंप आएगा, कभी ज्वालामुखी फट जाएगी, उन्हें पता है हमेशा ऐसा होता है। तो उसके हिसाब से पेपर रहते हैं, जैसे होता है ना हम लोग फर्स्ट एड किट लेके चलते हैं, तो उनके पास उनके हिसाब से वो पहले ही बहुत साधन होंगे, भूकंप अचानक से आ गया तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास बहुत सारे क्विकली वाले हमारे एक्शन क्या, या सुनामी आएगी तो हम क्विक एक्शन क्या क्या ले पाएंगे। तो उन्हें सब पहले ऐसी स्थिति जैसे जीते हैं, क्योंकि जापान क्या है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक ज्वालामुखी ग्रस्त क्षेत्र है, अधिक भूकंपग्रस्त क्षेत्र है, अधिक सुनामीग्रस्त क्षेत्र है। यानी जहाँ सुनामी ज़्यादा आती होंगी लेकिन जापान में बहुत आती हैं, जहाँ भूकंप आते होंगे लेकिन जापान में भूकंप बहुत आते हैं, ज्वालामुखी होते होंगे लेकिन ज्वालामुखी द्वीप ही है खुद जापान, तो ज्वालामुखी तो यहाँ पर क्रिया होगी। ठीक, ये समझ रहे। अब ये क्या त्रिसंधि स्थल का मतलब क्या है कि ये अधिक ऐसा क्यों है कि इसमें अधिक भूकंप, अधिक ज्वालामुखी, अधिक सुनामी क्यों है? वो ऐसा है कि वास्तव में ये 3 प्लेटें टकरा रही हैं यहाँ पे, 2 प्लेटें, भाई तो 2 हो रही थी, तो 2 होंगे तो 2 के हिसाब से इतना मतलब इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वास्तव में यहाँ पे 3 प्लेटों का विसरण होना है। 3 प्लेटें कौन कौन सी? एक तो प्रशांत प्लेट है ही, हमने बात करी प्रशांत प्लेट लिखा है, और यूरेशियाई प्लेट का महासागरीय भाग तो देखा, लेकिन हमने पीछे का डायग्राम ध्यान करो, हमने वहाँ पे फिलीपीन प्लेट भी बनाई थी ना बीच में, फिलीपीन प्लेट, तो फिलीपीन प्लेट भी टकरा रही है, तो फिलीपीन प्लेट का भी असर पड़ रहा है, यूरेशियाई प्लेट का भी पड़ रहा है, और प्रशांत का। जब ये 3 प्लेट इतनी अपने बल दिखाएंगी, वो उधर चलेगी, जो भी अपने जोर दिखाएंगे, तो उसके हिसाब से अधिक यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी होंगे, अधिक यहाँ पर भूकंप होगा, अधिक यहाँ पर सुनामी होगी। समझ में आ रहा है कि जापान अन्य क्षेत्रों की तुलना में जापान का क्षेत्र अधिक ज्वालामुखी ग्रस्त क्षेत्र क्यों है? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, या अधिक भूकंप ग्रस्त क्षेत्र क्यों है, या अधिक सुनामी ग्रस्त क्षेत्र क्यों है, तो बताओगे कि वास्तव में यहाँ पे 2 प्लेटें नहीं 3 प्लेटों की अंतर्क्रिया हो रही है जापान में। कौन कौन सी 3 प्लेटें? एक तो यूरेशियाई प्लेट का महासागरीय वाला भाग है ये, और प्रशांत का भाग, और कौन सी? फिलीपीन प्लेट का भाग भी। ठीक है, समझ में? इसलिए एक क्वेश्चन अगर बोल दिया कि जापान में ऐसा हमेशा क्यों होता है जापान में, ठीक है, तो जापान में हमेशा आमूमन आए दिन ऐसा होता रहता है कि बहुत मतलब ऐसा नहीं होता बहुत साल तक भूकंप नहीं आया, सुनामी नहीं आया, तो मतलब अजीब लगेगा, आते रहते हैं सालों में, बहुत छोटे छोटे झटके आते रहते हैं वहाँ पे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। और छोटे मोटे झटके तो वहाँ पे कॉमन है, उसके हिसाब से तो कॉमन। हमारे यहाँ छोटा झटका में लगता है तो हम लोग कितने टाइम पर हो जाते हैं, अरे भूकंप आ गया, यहाँ पे दौड़ने लगे, सोशल मीडिया पे सब कुछ ऐसे स्टेटस कि भूकंप के झटके हमें दिखाएगी, हमें हल्का सा गिलास हिलते हुए पता चला, वहाँ गिलास नहीं, वहाँ सीधे घर गिरने की स्थिति ऐसी आ जाती है, तो इसलिए वहाँ पर तो छोटे मोटे झटके कॉमन है, समझे। और आते भी रहते हैं कि जो ये क्षेत्र हैं, जो ऐसे वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे प्लेटें आपस में बिल्कुल जुड़ने वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ तो भूकंप पता चलता है, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसे टकरा रहे हैं आपस में हल्के हल्के ऐसे करके, अब वाइब्रेशन हो ही रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तो झटके आएंगे जो बिल्कुल किनारे पे, जो यहाँ पे कंपेरिजन होगा उसके लिए तो कम पता चलेगा, लेकिन जो बिल्कुल कोने पे होगा, अब ये ऐसे देखो नकल्स में, इनमें जैसे गैप मिलेगा ऐसे घुसेगा, तो जैसे घुस गया तो यहाँ झटका आएगा, तो यहाँ मुताबिक कम झटका होगा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, जो बिल्कुल किनारे पे होंगे। तो जापान तो बिल्कुल किनारे भी बसा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर झटके महसूस होते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये चल ही रहा है, क्योंकि प्लेटें तो लगातार गति कर ही रही ना, प्लेटें रुकी थोड़ी ना कि अभी रुकी हुई हैं फिर कल गति करेंगे तो कल भूकंप आएगा, ऐसा नहीं है, वो गति कर रही हैं, वो एक दूसरे प्रेस कर रही हैं, जहाँ जो जीत रहा है, जो नीचे जा रहा है, तो वहाँ भूकंप ज्वालामुखी वैसे ऐसे बन रहे हैं, तो वो गति कर रहे हैं। तो जापान उसी एरिया में बसा हुआ, इसलिए जापान में ऐसे अमूमन ये आना आम बात है। ठीक, और वहाँ के लोग वैसे सब प्रिपेयर हैं, लेकिन जब कभी बहुत प्लेट ऐसी होती है, मान लो ऐसे करो बहुत तगड़ा आया, तो फिर कितनी भी कोशिश कर लो तो फिर नहीं बच पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा लॉस उनका भी होता है, लेकिन अमूमन वो चीज़ ऐसी बनाते हैं कि कम लॉस हो, कम चीज़ें हो, वो उसके हिसाब से बनाते देख के। ये बात समझ में आई कि जापान अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्यों अधिक भूकंप या ज्वालामुखी या सुनामीग्रस्त क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ ट्रिपल जंक्शन है, 3 प्लेटों का विसरण हो रहा है। कौन कौन सी 3 प्लेट है? यूरेशियाई प्लेट का महासागरीय वाला भाग होता है, और प्रशांत प्लेट, और तीसरी कौन सी प्लेट है? फिलीपीन प्लेट, ध्यान रखना। अब एक तो उदाहरण ये हमने पढ़ लिया कि जब ये महासागरीय प्लेट आपस टकराई, तो एक हमने देख लिया कि भाई जो जापान के द्वीप बने वो इसी क्रिया से बने, और हमने देख लिया फिलीपीन है, ये सब द्वीप हैं। आप एशिया के नाम देखोगे ना तो उसमें इंडिया के इधर वाले एशिया देखो फिलीपीन है, और ये सभी द्वीप बने हैं, छोटे छोटे ऐसे द्वीप है। जापान ऐसे निकला, फिलीपीन में से कई द्वीपों में फैला हुआ है, तो फिलीपीन के द्वीपों का निर्माण भी महासागरीय अभिसरण का माना जाता है कि महासागरीय प्लेटें टकराई हैं, उससे फिलीपीन के द्वीप बने। द्वीप कैसे बने ये देखो ना, ये वाला पूरा द्वीप ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, द्वीप कैसे बनेंगे? ज्वालामुखी ऐसे उद्गार होगा, ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद जो द्वीपीय चाप बनना है, जो यानी कि एक लाइन में बहुत सारे द्वीप बनना है, ये
तो ये द्वीप बनने के कारण ये अब जो द्वीप बने ये 3 ऐसे द्वीप बने तो जापान के द्वीप बोलने लगे, ठीक। ये फिलीपीन के द्वीप बनेंगे ऐसे, इसको फिलीपीन बोलने कहला लगा। तो फिलीपीन के द्वीपों के निर्माण में कौन कौन सी 2 प्लेटें हैं ये ध्यान रखना। एक फिलीपीन सागर प्लेट, जो फिलीपीन की प्लेट है ना, फिलीपीन वाली प्लेट तो फिलीपीन वाली प्लेट आएगी, और सुंडा सागर प्लेट। सुंडा प्लेट हम लोगों ने अगर डायग्राम मैंने पीछे नहीं बनाई थी, सुंडा प्लेट कहाँ हो जाएगी, जो हमारा फिलीपीन प्लेट जहाँ लिखी थी, फिलीपीन प्लेट के नीचे ही सुंडा प्लेट है, थोड़ा सा जो एरिया है सागर वाला वो सुंडा प्लेट है। ऐसी जो म्यांमार वाला हिस्सा है, म्यांमार वहाँ बर्मी प्लेट है एक, ठीक। तो बर्मी प्लेट से बोलेंगे, जो हमने आगे लिखा आगे, तो बर्मी प्लेट और जो नाम पीछे हम लोगों ने कुछ रहेगा ना, ऐसे फ्यूजी प्लेट भी शायद लिख लिया था, तो ऐसे नाम क्या है तो हम वो समझ लेंगे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में छोटी छोटी प्लेटें और हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बड़ी प्लेट है, उसी में एक बर्मी प्लेट है और ये सुंडा प्लेट है। तो सुंडा प्लेट फिलीपीन प्लेट के नीचे है, तो फिलीपीन प्लेट और सुंडा प्लेट के अभिसरण हो रहा है यहाँ पे। तो सुंडा प्लेट और फिलीपीन प्लेट का अभिसरण हो रहा है, क्षेपण किसका हो रहा है, फिलीपीन प्लेट का, यानी कि नीचे कौन सी जा रही है, फिलीपीन प्लेट नीचे जा रही है, जिसके कारण फिलीपीन क्षेत्रों का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं कि मान लो सुंडा प्लेट नीचे जाएगी तो सुंडा द्वीप बोलेंगे इसको, अब वो नाम रख दिया गया इसका फिलीपीन, हो सकता है इसका नाम सुंडा द्वीप भी रख दिया जाता, तो जैसे नाम रख दिया वो अलग बात है। ये नहीं कि जिसका जो नीचे जा रही है उस प्लेट के नाम से ही नाम रखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या फिलीपीन सागर प्लेट और सुंडा प्लेट सागर प्लेट जो है, तो ये आपस में इनका अभिसरण हो रहा है। तो क्षेपण किसका हुआ, फिलीपीन प्लेट का क्षेपण हुआ। उसी से आज हम देखते हैं जो फिलीपीन के द्वीप हमें दिख रहे हैं, ऊपर द्वीप दिख रहा है, आइलैंड दिख रहा है, वो इसी से निर्माण से, इन दोनों के निर्माण से, इन दोनों प्लेट के अभिसरण से बना है। क्षेपण क्षेत्र में यहाँ पे कौन सा गर्त बना, मनीला गर्त, ठीक है। ऐसी जो मरियाना गर्त है वो पैसिफिक प्लेट टकराई है, ठीक है, उसका भी देखेंगे तो वो बने पैसिफिक प्लेट के क्षेपण से बनी है, तो मरियाना गर्त। ऐसे बहुत सारे गर्त हैं, अलग अलग शर्त मान लेना, अलग अलग गर्त हैं, उनके क्षेपण हुआ, किसी प्लेट का गर्त बना, ट्रेंच बना, ठीक। ये देख लिया हमने, एक एग्जांपल देख जापान का देख लिया, एक एग्जांपल देख लिया फिलीपींस के द्वीप का देख लिया, एक एग्जांपल और देख लिया इंडोनेशिया के द्वीप का निर्माण। जो इंडोनेशिया वाला हिस्सा फैला हुआ पूरा, तो वो इंडोनेशिया द्वीपों में फैला हुआ है, टुकड़ों में फैला हुआ है बहुत सारे। ऐसा नहीं कि कोई जैसे हमारा भारत देश ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक। उसके बाद जो अंडमान निकोबार यहाँ दिख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, तो ये द्वीप है, आइलैंड है, लक्षद्वीप ऐसे द्वीप है। ऐसे फिलीपीन द्वीप भी क्या ऐसे फैले हुए हैं, ऐसे बहुत सारे द्वीपों में अलग अलग फैला हुआ है, यानी फिलीपीन ऐसे करके फैला हुआ है, यहाँ पे फिर एक ये ऐसे जो अलग अलग द्वीप बने हुए हैं, तो बीच में जहाज, यानी कि सोचो एक हिस्सा ये भी इनका, एक इतना हिस्सा है, फिर पानी पार करके फिर यहाँ जाएंगे, यानी कि ये भी इनका देश है, ये भी इनका देश है। तो ये जैसे हमारा ना, हमारी एक मेन बॉडी तो ये, ठीक है, मेन पूरी क्षेत्र तो है इंडिया का, लेकिन ये अंडमान निकोबार भी हमारा, तो यहाँ तक हम जाने का रोड थोड़ा बैठिए, जहाज से जाएंगे, यहाँ भी जहाज से जाएंगे। तो ऐसे ही उनका भी है कि फिर जो ये हम लोग इंडोनेशिया पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा भूभाग है बीच में, हम यहीं पे सारी एक्टिविटी हो रही है। तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पे कम एक्टिविटी हो रही है, हालांकि बढ़ाना चाह रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इनका क्या है, इनके द्वीप में ही फैले, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो इनके हर जगह ने विकास करना, यहाँ भी जनता रह रही है, वहाँ भी जनता रह रही है, उसके हिसाब से तो ध्यान रखना। तो इंडोनेशिया के द्वीप का निर्माण, की इंडोनेशिया के द्वीप बने हैं, इसके लिए 2 अवधारणाएँ चलती हैं, कि एक तो अवधारणा क्या चल रही, एक तो चल रही है कि 2 प्लेटें टकराई होंगी, एक तो बात करें कि 2 प्लेटें ऐसी टकराई होंगी, एक अक्षेपण हुआ होगा, ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी और ऐसे बना होगा। एक अवधारणा तो ये वो हम लोग नीचे लिखी ये वाली। एक अवधारणा क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा काल पढ़ेंगे, हमने पीछे पढ़ा ना, प्लीस्टोसीन काल, ऐसे हमने लिखा था एक जगह कि उस वाले काल में ऐसे लिखा था, महाकल्प कल्प पीछे हमने लिखा था एक बार कि इस कल्प में एरोजोइक कल्प, एलोजोइक कल्प, तो पीछे मतलब जैसे एरा है, पीछे के बहुत पीछे चले जाओ, हमने लिखा था जब हमने पढ़ा था महाद्वीप विस्थापन पढ़ा था, ऐसे करके 1300 साल पहले, ऐसे साल पहले लिखा था उसमें। तो ऐसे पीछे लाएंगे तो उनका नाम बांट दिया गया, इतने साल पहले का एक कल्प बना दिया गया, पीरियड बना दिया गया, उससे पहले बड़े को बोल दिया महाकल्प, बोल दिया, एरा बोलने लगे। तो ऐसे करके क्या है, एक आइस एज चलती थी पहले बहुत सालों पहले, तो उसको बोलेंगे आइस एज, ठीक है, प्लीस्टोसीन काल बोलते थे। तो प्लीस्टोसीन काल है, उस काल में आइस एज चलती थी। उस युग में सबको पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, पहले पृथ्वी बहुत बर्फ थी, सब जगह पृथ्वी बर्फ ही बर्फ थी, यानी कि जो हमारा एरिया इन सब पृथ्वी में यानी हिमयुग बोलने लगे, पूरी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, ठीक। तो उस युग में जब बर्फ जमी थी, तो जो ये इंडोनेशिया के आज के द्वीप दिख रहे हैं, ये पहले एशिया के भूभाग, एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप के भूभाग माने जाते थे, ठीक। तो उसमें थे, किंतु आते थे, लेकिन फिर बाद में क्या, हिमयुग खत्म हुआ, हिमयुग की समाप्ति हुई, धीरे धीरे एक एज आया, धीरे धीरे आइस एज की समाप्ति हुई। तो आइस एज जब समाप्ति हुई तो बर्फ पिघली, यानी कि जब बर्फ पिघलना हुई तो उसको बोलने लगे अब आइस एज समाप्त हो रही है। एक बहुत लंबे काल तक पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमी हुई थी। तो उस आइस एज की जब समाप्ति हुई, तो उस आइस एज की समाप्ति के बाद जो बर्फ पिघली, तो क्या बर्फ पिघलने के बाद ये जो इंडोनेशिया जो द्वीप पहले एशिया महाद्वीप के हिस्से में आते थे, वो कुछ डूब गए होंगे, जो डूब गए होंगे जब जलस्तर ऊपर बढ़ा होगा पिघलने से, तो जितना डूब गया, जितना दिखने लगा ऊपर का हिस्सा, तो वो द्वीप आइलैंड की तरह, आइलैंड कैसे बोलते हैं, जो बहुत सारा पानी ऐसे पड़ा, उसमें बीच में हल्का सा कोई लैंड पोर्शन दिख जाए आपको, उसको आइलैंड बोलोगे। छोटा सा दिख बहुत बड़ा होगा तो कॉन्टिनेंट बन गया, तो उसमें कई सारे देश हो जाएंगे, लेकिन छोटा सा पोर्शन हो गया तो द्वीप हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे पोर्शन ऊपर दिखने लगे, उनको हमने बोलने लगे कि ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो
तो एक स्थिति हमें एक अवधारणा क्या चल रही है, एक हमारी थ्योरी क्या चल रही है कि जो आइस एज में जो एशिया के पहले पार्ट था, एशिया में जो आज इतना बड़ा पार्ट दिख रहा है एशिया का ही पार्ट था, लेकिन जब जल आइस एज समाप्त हुई तो जब बर्फ़ पिघली तो क्या हुआ कि जो ये भूभाग है जलमग्न हो गया और जो हिस्सा थोड़ा बहुत दिखने लगा उसको द्वीप बोलने लगे और वही द्वीप इंडोनेशिया के द्वीप हैं। एक तो ऐसे एक अवधारणा चल रही है। दूसरी अवधारणा क्या चल रही है, दूसरी अवधारणा ये चल रही है कि एक तो हम ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं कि दो प्लेटें हुई होंगी, उन दो प्लेटें टकराई होंगी कोई कौन कौन सी। जैसे अब पहले तो अभी तक यही बात मानते चले आ रहे थे कि जो इंडोनेशिया के द्वीप है, इंडोनेशिया के द्वीप कैसे बने होंगे, ऐसे बने होंगे, ठीक है, समझ लो इस वाली बात को कि बाकी अलग बात है, टाला टाली कर। इंडोनेशिया के द्वीप क्या है, कैसे बनोगे, अभी तक ये वाली बात मान के चले आ रहे हैं। लेकिन हाल के अध्ययन हुए करीबन 60-70 साल के अध्ययन के सोर्स के 60-70 साल पहले ऐसे करके अध्ययन होने लगे। तो इन अध्ययनों से पता लगा, 60-70 साल के आसपास के अध्ययनों से पता लगा कि क्या कि जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं, इन द्वीपों के विरचन को बोलते हैं फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन इनके बनने में, फॉर्मेशन में ज्वालामुखी प्रक्रिया का योगदान है। यानी कि ये भी ऐसे ही बने हैं। जो अभी तक बात ये चल रही थी आइस एज में पहले ऐसे थे, अब वो आइस एज पिघली और ऐसे सब कुछ हुआ, लेकिन क्या अब के हाल के दिनों में क्या पता चला, इनके विरचन में यानी कि इनके फॉर्मेशन में भी ज्वालामुखी योगदान का। ठीक है, समझ में आ रही बात। पहले क्या चला आ रहा था, ये पहले ये अवधारणा चली आ रही थी, लेकिन अब कर ये अवधारणा चलने लगी। ठीक, तो इसमें जाना, अब जब ये अवधारणा चलने लगी तो भाई कोई दो प्लेटें हुई होंगी। तो वो दो प्लेटें कौन कौन सी हैं, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक सुंडा प्लेट। ठीक, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक इंडो वाला पार्ट है, एक ऑस्ट्रेलियन वाला पार्ट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाला भाग, ठीक है, यानी कि इंडो वाला बहुत बड़ी प्लेट है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन बड़ी प्लेट है ना, मतलब 7 बड़ी प्लेटें थी और 7 बड़ी प्लेट में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी थी। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाला भाग है वो सुंडा प्लेट में क्षेपण हुआ। यानी कि नीचे कौन गया, नीचे गई है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ऑस्ट्रेलियन वाला प्लेट, ये नीचे गई है और सुंडा प्लेट ऊपर है। तो सुंडा प्लेट जब नीचे ऊपर है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का क्षेपण हुआ तब यहाँ, और ये मतलब बता रहे हैं यहाँ पे कि जब अगर ऐसी स्थिति तो हमने कि दो प्लेट कौन कौन सी है, तो दो प्लेट हैं वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सुंडा प्लेट, और क्षेपण किसका हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग का क्षेपण हुआ, तब जाके ये इंडोनेशिया के द्वीपों का निर्माण हुआ। ऐसे करके बने होंगे, यानी यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ऑस्ट्रेलियन वाला प्लेट नीचे चला गया और यहाँ पे सुंडा प्लेट टकराई, तब जाके द्वीपी चाप ऐसे बने। और इसमें देखा कि जो यहाँ द्वीप बने तो इंडोनेशिया के द्वीप का निर्माण हुआ। और ये बात और ज़्यादा प्रूफ हुई तब कि जब हमने देखा कि और ज़्यादा रिसर्च करी तो जावा या इसी का नाम बोलते हैं सुंडागढ़, सुंडागढ़ या जावागढ़ इसी को बोलते हैं। जब हमने ये देखा कि यार तो गर्त तो कहाँ बनता है, महासागरीय भाग में, कोई एक प्लेट का क्षेपण हुआ होगा, तब इस बात से और थोड़ा सा सिद्ध हुआ कि भाई ये जो आपकी अवधारणा चली आ रही थी ये नहीं है, ये ऐसी वाली बात है। तो इसको बल और कब मिला कि उनने पहले कहा दो प्लेट है, तो इसको और थोड़ा प्रूवन मिला और साक्ष्य मिला जब हमने देखा कि सुंडा गर्त की उपस्थिति हमें मिल गई। तो हमने सोचा जब गर्त कब बनता है, जब महासागरीय प्लेट नीचे क्षेपण बन रहा होगा, तो एक थोड़ा सा और प्रूवन मिल गया। और क्या है कि ये क्षेत्र जो ये वाला क्षेत्र, यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी भी बहुत आते रहते हैं। तो अगर भाई आइस एज है तो बर्फ पिघली है, भूकंप ज्वालामुखी से क्या मतलब, तो भूकंप ज्वालामुखी तो वहीं आएंगे जहाँ पे प्लेट नीचे जा रही होगी, दुर्बलता मंडल जा रही होगी, पिघल रही होगी, तो भूकंप बन रहे होंगे, तो भूकंप ज्वालामुखी आएंगे। तो इन चीज़ों से और थोड़ा बल मिला इस वाली अवधारणा को। बात समझ में आई, यानी कि पहले बात जो चली आ रही अभी बात खारिज होती रही, उन्होंने कहा प्रूफ दो, उन्होंने बताया कि दोनों प्लेट बता दी और इन्होंने बताया कि जावा सुंडा गर्त भी मिल गई और भूकंप और ज्वालामुखी मिल गए। तो जो भूकंप और ज्वालामुखी तो भाई आएंगे, वरना तो कहीं पर बर्फ पिघल ली, तो हमें बर्फ पिघलने का मतलब भूकंप थोड़ी ना आना होता है। तो ये समझ लिया। फिर एक उदाहरण हमने ये देख लिया, जापान का देखा पहला उदाहरण, दूसरा हमने फिलीपीन का देखा, तीसरा इंडोनेशिया का देखा। अब अंडमान भारत में आ जाते हैं। तो अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप भी ऐसे ही बोले जाते हैं कि वो भी ज्वालामुखी क्रिया से बने, ठीक है, मतलब कुछ द्वीप अलग से बने, लेकिन कुछ द्वीप हैं जैसे कि बैरन द्वीप है, जो बैरन द्वीप का निर्माण भी ज्वालामुखी प्रक्रिया से ही माना जाता है कि जब कोई प्लेटें टकराई होंगी, किसी का क्षेपण हुआ होगा, ज्वालामुखी बनी, ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई होगी, तो जिसका क्षेपण हुआ। अब कौन कौन सी प्लेटें हैं, अब जब क्षेपण ज्वालामुखी प्रक्रिया बताया तो दो प्लेटें होंगी, तो दो प्लेट कौन कौन सी है, एक इंडो प्लेट यानी कि वही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का इंडो प्लेट वाला भाग, छोटा कर लिख दिया, जैसे लिखा था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ पे लिख दिया उसका ऑस्ट्रेलियन वाला प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाला भाग, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का इंडो प्लेट, ठीक, वो किससे, बर्मी प्लेट से। बर्मी प्लेट वहीं पे जो अंडमान निकोबार है वहीं पर बर्मी प्लेट है, जो अंडमान निकोबार जहाँ हमारा बना हुआ है भारत में, यहाँ यहीं बर्मी प्लेट थी। इसी देखो, इसी हमने लिखा बैरन द्वीप बर्मी प्लेट के ऊपर ही, यानी जो बर्मी प्लेट है, बर्मी यहाँ पे क्या जैसे बैरन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से एक इंडो प्लेट एंड बर्मी प्लेट, अब इंडो प्लेट का क्षेपण हुआ, तो इंडो प्लेट का क्षेपण हुआ तो इसी बर्मी प्लेट पर जो ऐसे इंडो प्लेट ऐसे नीचे गई, ये बर्मी प्लेट है, इसी प्लेट में यही बन गया बैरन द्वीप इसी के ऊपर, ठीक है, यानी क्या है, तो बैरन द्वीप क्या बर्मी प्लेट के ऊपर ही बन गया। तो यहाँ पर क्या है, जो बैरन द्वीप कैसे बना, दो प्लेटें कौन कौन सी है, इंडो प्लेट और एक बर्मी प्लेट, और क्षेपण किसका हुआ, इंडो प्लेट का, इन दोनों का मिश्रण में इंडो प्लेट का क्षेपण हुआ तो बैरन द्वीप बना, और बैरन द्वीप बर्मी प्लेट के ऊपर ही बना है।
और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब जैसे विश्व में तो लगभग कुल 550 हैं, 550 सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव हैं, जिसमें से निकलता है लावा निकलता है। एक होती है डोरमेट होती है, एक होती है पैसिव ज्वालामुखी। पैसिव ज्वालामुखी कैसी है, जो एक्टिव होगी तो उसमें लावा निकलता है, पैसिव का मतलब उसमें लावा नहीं निकलेगा, निकलना बंद हो गया, ठंडी पड़ गई वो। और एक डोरमेट बोलते हैं, डोरमेट का मतलब कभी निकल रहा है कभी नहीं निकल रहा है, मतलब कभी निकला, कभी 3-4 साल बाद निकला, कभी 10 साल बाद निकला, मतलब निकल रहा है। और पैसिव का मतलब अब वो उसमें कभी नहीं निकलेगा, ऐसा हो गया, उसको पैसिव बोलने लगे। और एक्टिव क्या है, जिसमें लगातार निकल रहा है, एक ड्यूरेशन के टाइम बाद निकल रहा है। तो ये क्या है, तो बैरन द्वीप यानी भारत में एकमात्र अपनी भारत की जिस ज्वालामुखी क्या है उसका नाम क्या है, बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो वो कहाँ पे है, बैरन द्वीप पर है, अंडमान निकोबार है, उस बैरन द्वीप पे एकमात्र भारत की एकमात्र ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, जिसका नाम क्या है, बैरन ज्वालामुखी। एक उदाहरण ये हो गया अंडमान निकोबार का। एक उदाहरण और ले लो, रिंग ऑफ फायर। जैसे रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, इसी को अग्निवलय भी बोलते हैं, है ना। और क्या लिखा तुमने, परी प्रशांत मेखला भी बोलते हैं। और इसी को ये बोलते हैं एंडेसाइट लाइन, यानी कि यहाँ पे एंडेसाइट लाइन का मतलब क्या हो गया, जो एंडेसाइट लावा, एक लावा का नाम है, एंड अभी पढ़ेंगे ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एंडेसाइट लाइन, यानी इसी का नाम क्या हो जाएगा, रिंग ऑफ फायर को बोलते हैं परिप्रशांत मेखला, अग्निवलय, या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट, या फिर एंडेसाइट लाइन। एंडेसाइट लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ज्वालामुखी है, यहाँ पर ज्वालामुखी में एंडेसाइट लावा निकलता है, तो उस लावा के नाम से इसको एंडेसाइट लाइन बोलने लगे। और ये कैसा है पता है, अगर वर्ल्ड मैप देखोगे, ठीक, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे इरेज कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड मैप अगर ऐसे देखोगे, ठीक, और वर्ल्ड मैप में मान लिया ये वाला, वैसे हम इंडिया है आप देखते जाते रहोगे तो लेकिन प्रशांत महासागर आधा इधर देखते हैं, आधा प्रशांत महासागर इधर देखते हैं, जो हमने कल बनाया भी था। अगर हम इसी को क्या करें, प्रशांत महासागर पूरा ऐसे देख लें, इधर ले आए तो प्रशांत महासागर, अब प्रशांत महासागर हमारे सामने ऐसे अगर है, और इंडिया थोड़ा इधर बढ़ा दे, ठीक है, यानी कि तब इधर आ गया। तो इसी वाले प्रशांत महासागर वाले मैप में, तो जो ऐसे करके, अब जब इंडिया यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर ये सब ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा, ये सब, तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके मान लो ऐसे उठी हुई ऐसे करके ये एरिया में, इस पहले पूरे एरिया में, यहाँ जापान वाला हिस्सा, ये जापान वाला हिस्सा, ये जापान के हिस्से बनवा दिए, तो ये जापान का हिस्सा हो गया। तो यहीं पे ऐसे कर फैला हुआ है ये जो एरिया में, यानी कि इस पूरे एरिया में, यहाँ ज्वालामुखी फट रहे हैं, यहाँ ज्वालामुखी, यहाँ ज्वालामुखी, यहाँ ज्वालामुखी, यहाँ ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी, हर जगह ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं यहाँ सब जगह, ठीक है। यहीं से अलग अलग द्वीप बने, जापान के द्वीप भी देखो इसी किनारे बना है, ऐसे कर पूरे वर्ल्ड मैप में ऐसे करके ऐसे पूरी रिंग की तरह बनी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या गया, रिंग ऑफ फायर। क्यों फायर बोले, इसमें ज्वालामुखी क्रियाएं हर जगह इसमें हो रही हैं। तो विश्व में टोटल पूरे विश्व में 550 सक्रिय ज्वालामुखी हैं पूरे विश्व में। उस 550 सक्रिय ज्वालामुखी 2/3 यानी 550 का 2/3 तो ज्वालामुखी तो यहीं पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी तो यहीं पे है, तो 1/3 तो बहुत कम हो गया। तो इसके 2/3 हिस्सा तो ज्वालामुखी इसी इनमें यहीं पे बनी हुई हैं, बाकी इधर उधर हैं और अलग अलग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होगी ना, तो 550 में 2/3 तो ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में, रिंग ऑफ फायर में। और जो रिंग ऑफ फायर है ये 40,000 किलोमीटर लंबा है, ऐसे ये 40,000 किलोमीटर लंबा है, और चौड़ा कितना है, लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा, लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है ये वाला। और इसमें समझो ज्वालामुखी ऐसे फट रही हैं, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें लावा निकले ही पड़ा है, ऐसा नहीं कि डोरमेट है या फिर पैसिव है, ठीक है। और कहाँ शुरू होती है, जैसे अंटार्कटिक क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा ना, दक्षिण अमेरिका यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके, ठीक, दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, तो यहाँ पे अंटार्कटिका नहीं होगा, तो यहाँ से अंटार्कटिक क्षेत्र में लिखा क्या, अंटार्कटिक के माउंट एरेबस ज्वालामुखी, यहाँ पे सबसे कोने में सबसे जो लास्ट वाली ज्वालामुखी उसका नाम क्या, माउंट एरेबस ज्वालामुखी शुरू होते ऐसे करके, और ये कहाँ तक, जो न्यूजीलैंड तक फैला है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, तो यहाँ तक इतना लंबा तक ऐसे फैला हुआ है। तो ये रिंग ऑफ फायर का मतलब, हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि रिंग ऑफ फायर किसी और वजह से, लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं रिंग ऑफ फायर जो है वो भी इसी अभिसरण से, यानी कि रिंग ऑफ फायर जो बनी है ये भी किससे बनी है कि महासागर प्लेट टकरा रही हूँ, यहाँ पे महासागर प्लेट टकरा रही हूँ, यहाँ पे महासागर प्लेट टकरा रही हूँ, यहाँ पे ऐसे करके, तो ऐसे पूरी एरिया में रिंग ऑफ फायर क्रिएट हुई। कुछ लोग इसको ऐसा भी मानते हैं, वरना कुछ लोग खारिज भी करते हैं कि भाई ऐसे यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे ऐसे ये गति कहीं है और है, गति इन दोनों की ऐसे होनी चाहिए, इसकी गति यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए, इसकी गति ऐसे होनी चाहिए, है ना। तो कुछ लोग खारिज भी करते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं, मतलब इसमें थोड़ा डाउट है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन रिंग ऑफ फायर भी इसी अभिसरण कौन सा, महासागरीय अभिसरण से मानी जाती है इसकी अवधारणा, ठीक है। और ये रिंग ऑफ फायर के बारे में ध्यान रखना ना कि इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि रिंग ऑफ फायर से पहले सब लोग जानते थे, पेपर में पूछ लिया गया सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या है, तो फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट समझ में नहीं आया, तो इसलिए बाद में अब पता चला इसको रिंग ऑफ फायर, सरकम पैसिफिक बेल्ट, अग्निवलय, परिप्रशांत मेखला, एंडेसाइट लाइन, ये इसके नाम है। 550 सक्रिय ज्वालामुखी से 2/3 ज्वालामुखी यहीं पर है, 40,000 किलोमीटर लंबा है, 500 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक। अंटार्कटिक क्षेत्र के माउंट एरेबस ज्वालामुखी शुरू होकर न्यूजीलैंड तक पहुँचता है, ये इतना एरिया। अब अगली क्लास में हम देखेंगे एक जो अभिसरण लास्ट बचा है, महासागरीय हो गया, महाद्वीप महासागरीय हो गया, अब हम देखेंगे महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण देखेंगे, ठीक, वो छोटा सा है।